डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा इतिहास। पंडित जवाहरलाल नेहरू का 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। दिल्ली में हुई केंद्र कैबिनेट की बड़ी बैठक। पीएम मोदी ने किया बैठक का नेतृत्व। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा। दिल्ली में एनडीए की आज बड़ी बैठक। एनडीए शासित राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे शामिल। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होनी है बैठक। भारत अपडेट के कॉन्क्लेव के आगरा एडिशन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की दमदार हुंकार। रखा विकास का रोड मैप। बोले जनता की आवाज बन रहा है भारत अपडेट। समाजवादी पार्टी पर किया हमला। सपा के शासन में वीआईपी को मिलती थी बिजली। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम दिन आज। जहां परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 32,669 पदों के लिए हो रही है परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां देश में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार की इस अवधि की उपलब्धि और ऐतिहासिक फैसलों के दौरे के रूप में पेश कर रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल दाग रहा है। इन 12 सालों में केंद्र सरकार ने कई बड़े और निर्णायक कदम उठाए, जिनमें कुछ ऐतिहासिक रहे, जिसमें अनुच्छेद 370 का हटाया जाना, आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाना, आर्थिक सुधारों को लेकर कई ऐतिहासिक कदम उठाना। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से भारत की वैश्विक स्तर पर पहचान मजबूत हुई है और देश विकास की नई दिशा में अब आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि इन सालों में बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता जैसे कई मुद्दे रही जो कि गंभीर रूप से बढ़े हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि 12 साल ऐतिहासिक बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो 12 साल ऐतिहासिक बताए जा रहे हैं उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि 12 साल बेमिसाल, 12 साल का जो सफर केंद्र की मोदी सरकार कर रहा यह बेमिसाल रहा। लेकिन आने वाले समय में जो अभी 3 यहां पर साल बचे हुए हैं तीसरे कार्यकाल का, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि यह अभूतपूर्व रहेगा, यह ऐतिहासिक रहेगा। कई बड़े फैसले लिए जाएंगे जो कि देशहित से जुड़े होंगे, जो कि जनहित से जुड़े होंगे, जिसमें भले ही विपक्ष साथ दे या ना दे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार देशवासियों के हित में निरंतर कदम उठाती रहेगी। और आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज ही का दिन था जब यहां पर केंद्र की मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, जिसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। आज सुबह की शुरुआत का जिक्र किया जाए तो सुबह की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ हुई। भगवान का आशीर्वाद लिया, भगवान को धन्यवाद यहां पर किया गया कि जो ये 12 साल का सफर और कार्यकाल रहा है ये कितना अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रहा है। निरंतर इसमें जो प्रयास देशवासियों के हित में किए गए उसको लेकर भी यहां पर जिक्र किया गया। ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। 12 साल का एक कार्यकाल कितना बेमिसाल था, जहां 81 करोड़ को लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया है। 58 करोड़ जनधन खाते यहां पर खोले गए हैं। निरंतर इसी तरह से प्रयास किया गया। 12 करोड़ शौचालय यहां पर बनवाए गए ताकि किसी भी तरह की असुविधा आम जनमानस को ना करनी पड़े। 16 करोड़ नल जल कनेक्शन यहां पर बनाए गए और ये वो ऐतिहासिक कदम है जहां 11 करोड़ उज्ज्वला योजना रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 57 करोड़ लोगों को बिना गारंटी ऋण भी यहां पर दिया गया है। लोगों की सहूलियत में, उनके हित में कदम उठाए गए हैं।
है। वेंडर्स को सहारा 74 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सहारा दिया गया। एससी एसटी उद्यमियों को भी 15,000 करोड़ का ऋण दिया गया है। किसानों को 4.3 लाख करोड़ की सम्मान निधि दी गई है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा कवरेज 3 गुना बढ़ी है और इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये ऐतिहासिक कदम उठाए गए। और ऐसे में यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को लेकर और तमाम योजनाओं को लेकर जो संचालित की गई थी उसको लेकर भी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से अब पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। जो गरीबी सबसे पहले भारत में देखी जाती थी, शायद जिसकी पहचान 12 साल पहले हुआ करती थी, वो अब स्थिति नहीं है। 58 करोड़ लोगों के जनधन खाते यहाँ पर खोले हुए हैं। ये वो ऐतिहासिक कदम रहे हैं, ये वो ऐतिहासिक सौगात रही है जो आम जनमानस को दी गई है, जो देशवासियों को दी गई है। आगे भी इसी तरह से प्रयास जारी रहेंगे, इस बात का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि 12 साल के 12 फैसले ऐतिहासिक रहे हैं, जिसमें जीएसटी था, उज्ज्वला योजना था, राम मंदिर, नागरिकता संशोधन अधिनियम, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का जिक्र किया जाता है, आयुष्मान भारत, इसके साथ ही पीएम आवास योजना, वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात हर राज्य में, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हाल फिलहाल में हुआ था पहलगाम अटैक के बाद, उसको भी यहां पर लगातार सराहा जा रहा है। तो ये वो बड़े फैसले रहे और ये महज 12 फैसले हैं। 12 फैसलों के इतर भी अगर देखा जाए तो कई ऐसी चीजें रही हैं जो कि आज के दिनों में लगातार गिनी जा रही है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून यहां पर लाया गया जो कि बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में इन नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर लगातार कई बड़ी बातें कही जाती थी, लेकिन जब मोदी का शासन यहां पर आया तो मोदी के शासन में किस तरह से चीजें यहां पर देखने को मिली जो कि निश्चित तौर पर बेहद जरूरी हर किसी के लिए हो जाती है। और एकमात्र वजह यही कि जब डिप्लोमेटिक तरीके से यहां पर समझने की कोशिश की जाती है, जो जिस भारत को शायद विश्व स्तर पर पहचान नहीं मिली थी, आज उसी भारत को विश्व स्तर पर एक बड़ी और सुदृढ़ पहचान मिली है, एक ऐसी अड़िग पहचान मिली है जिसको लेकर तमाम जो विदेश के दिग्गज हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, वो लगातार भारत की और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए नजर आते हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत से जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं बेहद जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में लगातार आप तक साझा कर रहे हैं किस तरफ से मोदी सरकार के कार्यकाल यहां पर तमाम चीजें देखने को मिली, जिसके बाद आपको बताते चले कि आने वाले समय में कैसी क्या कुछ स्थिति रहेगी, उसको लेकर लगातार यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में शायद बेहतर परिणाम होंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दे। नीरज मेहरे जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके साथ ही हमारे साथ राजेंद्र द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करते हुए भारत अपडेट में। नीरज जी, आपके पास आते हुए 12 साल के पहले का भारत और अब का भारत, सर आप लोग कैसे देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित रूप से आज तक जब से देश आजाद हुआ और देश की आजादी के बाद देश में जितने भी प्रधानमंत्री रहे उन्होंने देश की तरक्की के लिए कुछ न कुछ किया और तभी ये देश आज यहाँ खड़ा हुआ है। दूसरी बड़ी बात जो आप लगातार बात कर रहे हैं 12 साल विश्वास से, तो मुझे लगता है कि विश्वास आपका 2024 में डगमगा गया था। यही कारण था कि आप 300 से 240 पे आए और देश के प्रधानमंत्री खुद बनारस जैसी सीट से लाखों के अंतर से नीचे आए। चाहे आप रक्षा मंत्री की बात कर लीजिए, लखनऊ में वो भी काफी उनकी वोट की जीत का मार्जिन भी 2024 में कम हुआ। और कितना कम हुआ विश्वास आपका कि अयोध्या दिक्कत यहाँ पर आ रही है, उसको ठीक करवा के मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। उससे पहले मैं राजेंद्र द्विवेदी जी आपके पास आऊंगी और इसी सवाल के साथ कि 12 साल बेमिसाल बीजेपी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी सिर्फ सवाल उठा रही है। आपका नजरिया क्या है इन 12 सालों का? हेलो हेलो हेलो, राजेंद्र जी आवाज पहुंच रही है सर? राजेंद्र जी आवाज पहुंच रही है सर आप तक मेरी? आवाज आ रही है। अगर आवाज पहुंच रही है तो अपनी बात रखिए। 12 साल के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार के? देखिए, किसी भी सरकार के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं। तो मोदी सरकार को हमें कह सकते हैं कि 12 सालों में मोदी ने बहुत ऐतिहासिक फैसले भी किए और कई ऐसी मतलब स्थितियां भी बनी हैं जो उनके सरकार के खिलाफ भी जा रही, नेगेटिव भी हैं। अगर पॉजिटिव के रूप में देखें कि इन्होंने क्या किया,
तो निश्चित रूप से कि बुनियादी ढांचे में काफी विस्तार हुआ, चाहे एक्सप्रेसवे हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, रेलवे हो, मेट्रो नेटवर्क है, काफी नए एयरपोर्ट बहुत सारे बने। ये तो वंदे मातरम ट्रेन चली है, इनके बुनियादी ढांचे में काफी विस्तार किया है। आज डिजिटल इंडिया का इनका हुआ। दूसरी है कल्याणकारी योजनाएं जो है, उसमें आप उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान जल जीवन, बहुत सारी योजनाएं। विदेश नीति भी G20 का इन्होंने अध्यक्षता की। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है काफी। और इसके अलावा बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए। 370 धारा हटा है जम्मू कश्मीर, और उसके अलावा महिला का जो है महिलाओं के लिए उनका लागू किया, कानून लागू किया, मुस्लिम महिलाओं को उनको सुविधाएं दी। बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और कई रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाए कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में नेहरू से भी आगे हो गए, बहुत सारी चीजें। लेकिन इसी के साथ सकारात्मक या नकारात्मक चीजें भी बहुत सारी हैं। इस दौरान बेरोजगारी बढ़ी है। नोटबंदी का जो कहा गया था कि नोट में क्या क्या फायदे हुए हैं, वो फायदे नहीं हुए। महंगाई भी बढ़ी है। किसान कृषि पर भी एक तरीके से परेशानी, किसानों को भी दिक्कतें हो रही हैं, उनके उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, देश में सामाजिक समरसता टूटी है। तीसरा यह है कि विपक्ष का जो आरोप है कि जो उनकी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी है, सीबीआई है, जो है आपका निर्वाचन आयोग है, ये सब तरह के विवादों के घेरे में। तो हम कह सकते हैं कि दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। और अगर हम कहें तो एक तरीके से कि बैलेंस ही है। अगर पॉजिटिव काफी निर्णय हुए हैं इनके, तो निगेटिव भी कई, जैसे आज की तारीख में पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ना, बेरोजगारी की है, सामाजिक समरसता जो चीजें हैं, तो दोनों एस्पेक्ट इनका कह सकते हैं आप इनको, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं दोनों चरण में। निश्चित तौर पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और वही दूसरा पहलू और पहला पहलू यहाँ पर सामने आ रहा है। अगर कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स हैं तो शायद फिर दूसरे भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी तमाम बयानबाजी सामने आ रही है। ऐसे में नीरज जी, अगर आवाज क्लियर सर आप तक पहुंच रही है तो अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। और 12 साल के इस बेमिसाल को जिस तरह से बीजेपी करार कर रही है, वो क्या आपकी नजर में धरातल पर देखने को मिल रहा है? मेरी आवाज आ रही है? अरे अपनी बात रखिए जी। निश्चित रूप से देखिए, आज तक देश में आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री रहे, सबने कुछ न कुछ देश के लिए किया, और जो भी सरकारें रही उन्होंने किया। निश्चित रूप से तभी देश आज हमारा जहाँ खड़ा है यहाँ पर। दूसरी बात जो लगातार बात हो रही है विश्वास के 12 साल, तो मुझे लगता है कि विश्वास तो आपका 2024 में डगमगा गया था। यही कारण था कि आप 300 से 240 पे आ गए। दूसरी बड़ी बात थी, देश के प्रधानमंत्री का स्वयं का भी विश्वास डगमगाया कि बनारस में 2024 से पहले वो कितने वोटों से जीते थे, और 2024 में उनका मार्जिन बहुत ज्यादा घटा। और घटा इतना कि आप अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट भी हार गए, जो आपने पूरे देश में जिसको लेकर राजनीति की। और देश के रक्षा मंत्री हो राजनाथ सिंह जी लखनऊ से लंबे मार्जिन से जीतते थे, लेकिन उनका मार्जिन घटा। गोरखपुर से मार्जिन आपका घटा। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि आपका विश्वास बढ़ा है, विश्वास घटा। यही कारण था कि आप जो किसान की बात आपने लगातार कर रहे थे, क्या किसान को एमएसपी दे पाए? युवाओं का विश्वास भी आपके प्रति घटा। जो CMI का डेटा है उसके अनुसार बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जैसा हमारे सहयोगी आदरणीय द्विवेदी जी ने भी बताया कि पेट्रोल डीजल और बेरोजगारी और किसान ये मुख्य मुद्दा है। आप लगातार जो एक वादा कर रहे थे कि हम 84 से 81 हजार लोगों को राशन दे रहे, क्या 12 साल में आप 12 आदमी के नाम बता पाएंगे कि जिनको हमने मुख्य धारा में जोड़ दिया हो, गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए हो? नहीं बता पाएंगे। किसान, नौजवान, पहलवान, जंतर मंतर पर पहलवान महिलाएं बैठी थी, इसकी सुनी जा रही थी। लेकिन तमाम चीजें हैं, इस बात पे भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से आपने एयरपोर्ट बनाए और तमाम हाईवे बनाए, एक्सप्रेस वे बनाए, लेकिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात है जिन वादों को लेके आप यहाँ आए, उन वादों में कितने वादे पूरे कर पाए? 2 करोड़ लोगों को रोजगार की आपने बात करी थी, 1/3 भी लोगों को रोजगार नहीं मिला देश में। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात ये भी है, यहाँ ये जरूर है कि ईडी CBI का दबाव बढ़ा,
और लगातार बड़ा उसका दुरुपयोग हुआ। इलेक्शन कमीशन का भी दुरुपयोग हो रहा है। देश के सारे राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं। तो जितना आप विश्वास बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसी पहलू को अगर देखेंगे तो विश्वास की घटने की संख्या आपकी ज्यादा नजर आती है। और मुझे लगता है कि सरकार ने जो सुविधाएं दी, तो सरकार कोई एहसान नहीं कर रही थी। जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स जाता है, टैक्स से आप सुविधा देने का वादा करते हो और उसमें भी कटौती हो जाती है, तो मुझे लगता है ये गलत बात है। दूसरी बड़ी बात कि किसान की एमएसपी की जो आपने बात करी थी, एमएसपी आज तक लटकी हुई है, 12 साल हो गए। किसान की आत्महत्या लगातार कर रहा है, किसान की बात नहीं सुनी जा रही। कहीं नहीं कहीं देखिए, किसी भी राज्य में चले जाइए, तमाम जगह किसान आज भी धरने पे बैठे हुए, कोई सुनने वाला नहीं है। ये नीट जैसी परीक्षा 2024 में लीक हो गई, फिर 26 में लीक हो गई। आपने केवल 24 में जो बयान दिया वही बयान आपने 26 में दे दिया। आप अगर नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में भी पेपर लीक जैसी चीज को नहीं बचा पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका विश्वास निश्चित रूप से जनता से घटा है। अब आप कह रहे हैं कि सेना लगाएंगे, सेना तब लगाई जाती है जब सरकार फेल हो जाती है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जी सर, चूंकि देखिए आपने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र किया कि 2024 में कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास था वो डगमगा गया था। शायद उस दौरान ओवर कॉन्फिडेंस था, 400 का पारा एनडीए लेकर चल रही थी, वो नहीं देखने को मिल पाया। तो क्या अब 2024 से सबक लेकर 2029 के लिए इन 3 साल के कार्यकाल में देखने को मिल पाएगा कि बीजेपी या फिर एनडीए पूरी कुछ अच्छा और ऐसा ऐतिहासिक कदम उठा पाए जिसका फायदा 2029 में मिले और वो गलती कम से कम ना हो जो 2024 में रही? निश्चित रूप से वो गलतियां नहीं होनी चाहिए जो 2024 में रही, क्योंकि खासकर जो युवा हमारे देश का भविष्य होता है, किसी भी देश का भविष्य होता है, और उस युवा के पेपर लीक हो जाना बड़ी घटना होती है। और नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक हो जाना, तो मुझे लगता है कि सरकार अब जो वादा करेगी 29 का, तो उसमें कम से कम ऐसी चीजें लाए कि जिनसे जनता को जो विश्वास उसका डगमगाया है वो ठीक हो पाए। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीजों के लिए आपको धरातल पे काम करना पड़ेगा। तमाम चीजें ऐसी रही कि आप देखिए कि यहाँ लोग पहलगांव में आतंकी घुस जाते हैं, आप बड़े बड़े सुरक्षा के दावे करते हैं, आतंकी घुस के हत्या करके चले जाते हैं, और किसान देश का जिसको आप अन्नदाता कहते हैं वो दिल्ली की सीमा में अंदर नहीं घुस पाता है। तो इस तरह का व्यवहार भी देखा इस देश की जनता ने। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार अगर अच्छा काम करेगी, क्योंकि चुनने वाले हम और आप नहीं, हम और आप तो वोटर हो सकते हैं, लेकिन जनता इस देश की 144 करोड़ जनता चुनती है आपको। निश्चित रूप से आपके साथ जनता है, तभी आप लगातार राज्यों में अपनी सरकार बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि अगर 29 में सत्ता बनानी है तो जनता के मुद्दों पर भी बात करनी होगी। जी राजेंद्र जी, इसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए सर, मोदी सरकार 12 साल का जो ये पूरा कार्यकाल रहा है इसको एक अभूतपूर्व, ऐतिहासिक, बेमिसाल करार कर रही है और तमाम कार्यक्रमों का आयोजन सर आज हो भी रखा है देश भर के अलग अलग हिस्सों में। अब ऐसे में बैठकों का सिलसिला भी है। लेकिन एक विश्लेषक होने के तौर पर सर, जो 3 साल का कार्यकाल बचा है उस विजन को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई बड़ी चुनौती मोदी सरकार के समक्ष जिसको पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए भी हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि मोदी सरकार आज की तारीख में अगर सफलता कहें तो 76% विभाग पर इनकी सरकार है, 22 राज्यों में सरकार है, तो राजनीतिक चुनावी सफलता। तो मेरा अपना मानना है कि बीजेपी ने 2029 का अपना नैरेटिव सेट कर दिया है और उसी के आसपास सब चले। नंबर 1, 4 बिंदु इनके हैं: महिला आरक्षण, 1 नेशन 1 इलेक्शन, जातीय जनगणना, और ये 3 बिंदु जो है 4 बिंदु पर इन्होंने अपना सेट कर दिया। जब महिला आरक्षण का इनका चल रहा है कि महिलाओं को आरक्षण लेके विपक्ष पर घेराबंदी कर रहे हैं। दूसरा है जातीय जनगणना, अभी आएगी, उसका क्या स्वरूप होगा। तीसरा आपका जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन भी इनका है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है जिसको लोकसभा में अभी गिर गया, जिसको लेकर विवाद हो रहा है, वो परसीमन, लोकसभा और विधानसभा का परसीमन। यही 4 बिंदु को फोकस में करके भारतीय जनता पार्टी अपना 29 का अपना नैरेटिव तैयार कर रही है। अब जहां तक अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो जो सत्ता पक्ष है वो अपना जय जयकार करेगी, अपने सारे अच्छाइयां गिनाएंगी, और आप अगर विपक्ष है तो उसकी मतलब उसके नेगेटिव बनाए। लेकिन आप निष्पक्ष रूप से अगर आप समीक्षा करें तो 12 साल मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेहतरीन कहा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल बहुत सारी समस्याएं भी इन्होंने हल की हैं जो बहुत था। लेकिन आप वैसे समय आर्थिक क्षेत्र में और बहुत सफलता नहीं मिली है।
बेरोजगारी क्षेत्र में बहुत सफलता नहीं। दूसरी है लगातार परीक्षाएं लीक हो रही, परीक्षा कराने में मतलब जो है युवाओं के साथ, किसानों के साथ तमाम समस्याओं का अंबार बना। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप डेली दिखाई दे रहा है कि पर्यावरण का बहुत नुकसान हुआ है। आप जहां भी देखिए, जो कांग्रेस राज्य सरकारें हैं या गैर कांग्रेसी सरकारें, भाजपा सरकारें हैं, वहां देखिए तमाम ऐसे आ रहे हैं, प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी अंडमान निकोबार का लेकर राहुल गांधी ने जो किया है कि कितने लाख करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। पूरे देश में पर्यावरण का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और दूसरा जो मेरा अपना मानना, दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला यह है कि जो गांव को बर्बाद किया जा रहा था, पिछली सरकारों ने किया था, उसको बीजेपी ने और तेजी से किया। शहरीकरण का बहुत बढ़ावा कि अभी उत्तर प्रदेश में लीजिए तो 90 से अधिक नगर पंचायतें गठित की गई हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आपको याद होगा जिस समय कोरोना हुआ था, कोरोना में गांव ने शेल्टर दिया था। आज की तारीख में अगर आर्थिक मंदी आएगी, 2000 की आर्थिक मंदी और उसके पहले की 2002 की आर्थिक मंदी को वो हमारे गांव ने ही इसको संभाला था, किसानों ने संभाला था। आज की तारीख में गांव जिस तरीके से उजाड़े जा रहे हैं, शहरों का विस्तारीकरण हो रहा है, ये आने वाले दिनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना है, जो मेरे डाटा एनालिसिस या जो दिखाई दे रहा है कि 2047 जब 100 साल पूरे होंगे, उस समय शहर होंगे 80%, गांव होंगे 20%। और यही आबादी बर्बादी का कारण बनेगा। जो दुखद होगा, शहरों की स्थिति देखिए, शहर जो पुराने शहर हैं उनमें उन सुविधाएं नहीं दी जा रही। और रोज ये नौकरशाही जो है, किसानों को मतलब उनकी जमीन लेने के, एक्वायर करने के लिए सारे SAR बना दे रहे हैं और आपका NCR बना दिया। शहरों का विस्तारीकरण लगातार बढ़ाते जाने से किसानों का जमीन अपना बेच करके मजबूर होते हैं, क्षेत्र में उनकी कीमत बढ़ती है, बेच करके और बेरोजगारी बढ़ रही है। और आने वाले दिनों में अगर शहरी विस्तारीकरण ऐसे रहा तो हम अनाज के लिए हम फिर उसी तरीका आश्रित होंगे जैसे 60 के दशक में, क्योंकि हमारे पास जमीनें नहीं बचेगी, हम खेती कहाँ पैदा करेंगे। बड़ी चिंता का विषय है पर्यावरण और दूसरा गांवों की बर्बादी। ये दो सबसे बड़ा निगेटिव एस्पेक्ट इस सरकार। बेरोजगारी तो तभी होती है जब गांव की तरफ मुखातिब होंगे तो कुछ और बढ़ेंगे। तो बात बहुत सारी अपनी बीजेपी की बहुत बड़ी पॉजिटिव चीजें गिना रहे हैं, विपक्ष अपना गिना रहा है, संस्थाओं का जो दुरुपयोग गिना रहे हैं, ED CBI और उच्चतम न्यायालय का भी सवाल। जैसे मान लो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बोल रहे हैं काकरोच, उन्होंने अब इस तरीके से लगता है सारी संस्थाओं में जो उसके संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, सबको एक तरीके से पद चाहिए, पैसा चाहिए और देश का कहाँ ले जाने से समझना पड़ता। तो दो चीज मैं मानता हूँ सबसे, पर्यावरण की बर्बादी, किसानों की बर्बादी और गांव का बर्बाद होना, शहरी विस्तारीकरण, ये सब का सबसे बड़े मूल बिंदु होगा। सरकार कोई भी बनाए 12 साल नहीं, 12 साल और 2047 तक बीजेपी चले। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तपोष पाल जी भी जुड़ चुके हैं। तपोष पाल जी, बहुत स्वागत आपका भारत अपडेट में। सर, इन 12 सालों की इतनी लंबी यात्रा आप लोग तय कर रहे हैं और 12 साल को बेमिसाल करार कर रहे हैं। सरकार की सबसे बड़ी ताकत क्या रही होगी? वो मुख्य वजह आप लोगों को क्या लगता है कि तीसरा कार्यकाल का दूसरा साल भी संपन्न हो गया? तपोष पाल जी, आवाज पहुंच रही है सर? नीरज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी सर। इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए सर, कि तीसरा कार्यकाल यहाँ पर मोदी सरकार का चल रहा है, तीसरा कार्यकाल का दूसरे साल को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुख्य भरोसा क्या है आम जनमानस का, देशवासियों का, मतदाताओं का, जो मोदी सरकार पर लगातार बना हुआ है? राज्यों में थे, फिर 20 में आए, फिर 21 में हुए और पश्चिम बंगाल जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, उसमें भी आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जनता आपको पसंद कर रही है, तभी आप सरकार बना पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपके प्रति लोगों का, विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ रहा है, उसको भी आपने देखना होगा। दूसरी बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी आदरणीय द्विवेदी जी ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
सीबीआई द्वारा कोई भी बात अगर कही जाती है, आम बात भी कही जाती है, तो वो एक तरह की राज आज्ञा जैसी बात होती है। उनके द्वारा आपकी ही सरकार में युवाओं को, जो किसी भी देश का भविष्य होता है, उसको कॉकरोच जैसे शब्द से नवाजा गया। उसके बाद उन्होंने हालांकि उसमें सफाई भी पेश की, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीजों को भी देखना होगा। आप जब किसी भी सीबीआई के यहाँ जाके गणेश पूजा में चले जाते थे, तो आपको और भी चीजों से बात करनी चाहिए थी कि इस तरह की बात भारत के युवाओं के साथ न हो। तमाम ऐसी चीजें रही जिनको देखने के बाद लगता है कि आपने महिलाओं के प्रति जो आप महिला आरक्षण बिल लेके आए, निश्चित रूप से सारे राजनीतिक दल, देश देखिए एक चीज जान लीजिए, इस देश में जो भी राजनीतिक दल राजनीति करेगा वो महिला आरक्षण बिल का कभी विरोध नहीं करेगा। और सारे विपक्ष ने आपके साथ खड़े होकर महिला विधेयक पास कराया और 2023 में सर्वसम्मति से पास हुआ। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाई और वो कानून है। उसके बाद भी आप एक नैरेटिव पार्लियामेंट में तय करते रहे कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन जो बिल लेके आए थे, आपने चुनाव के कारण पश्चिम बंगाल में चुनाव था, इसलिए आपने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। तो मुझे लगता है कि जनता समझदार है और जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता। जनता पढ़ी लिखी है और जनता अपने मुद्दों पर बात करना जानती है। जी। और सर देखिए, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ जाता है कि जब पहले ये नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की जाती थी कि विधानसभा चुनाव यानी कि राज्य में जो जनता है, मतदाता है, वो दूसरी या सरकारों को पसंद कर रहे हैं, लेकिन जब बात लोकसभा या केंद्र की आ जाती है तो मोदी सरकार को पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ समय से इस तरह के नैरेटिव को भी बदलने का प्रयास मतदाताओं की तरफ से किया गया है? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर हम उठाकर देखें तो विधानसभा चुनाव जब हुए किसी राज्य में तो वहां तो बीजेपी को पसंद किया ही गया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं वो विश्वास डगमगाता हुआ नजर आया। विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दों पे होता है और लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दों पे होता है। लोकसभा में आपकी क्रेडिबिलिटी घटी क्योंकि आप 300 से 240 पे आए। भले ही आप पश्चिम बंगाल में विधानसभा में स्थानीय मुद्दे होते हैं, विधानसभा चुनाव में वो हावी होते हैं और लोकसभा में दूसरे मुद्दे हावी होते हैं। तो उन मुद्दों पे आपने काम किया और वहाँ की जनता की जो डिमांड थी उन पे आप खड़े उतरे, तो निश्चित रूप से आपने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई। अब वहाँ जो फार्मूला आप कहते हैं वही फार्मूला पूरे देश में चल जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ आपको कोई विशेष फार्मूला भी लगाना नहीं पड़ा। मंगलवार को मछली खा रही, झालमुड़ी खा रही, आप यही फार्मूला अगर उत्तर प्रदेश में लेके आ जाएंगे तो उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पश्चिम बंगाल का भोजन ही सबका मछली है। लेकिन आप अगर यही उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे तो यहाँ शंकराचार्य आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो तमाम चीजें ऐसी है जिनको लेकर एक राजनीति नैरेटिव सेट होता है। उस नैरेटिव पहली बार ऐसा हुआ कि पश्चिम बंगाल में आप कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाए, नहीं हर जगह नैरेटिव सेट हो जाता था। किया जा सकता है ताकि आगे उनका जनादेश मजबूत रहे? लौटूंगी सर मैं आपके पास। तपोष पाल जी भी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तपोष पाल जी, एक बार फिर से भारत अपडेट में सर आपका बहुत स्वागत करती हूं और इसी सवाल के साथ कि 12 साल बेमिसाल का जिक्र आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन मैं मुख्य कारण समझने की कोशिश करना चाहती हूँ आपसे कि वो मुख्य वजह क्या रही है या फिर क्या है जो जनता का भरोसा निरंतर आप लोगों पर बढ़ रहा है? जी आवाज पहुंच रही है सर मेरी आप तक? तपोष पाल जी, चलिए उन तक आवाज पहुंच ही नहीं पा रही है। ऐसे में राजेंद्र द्विवेदी जी आप ही के पास आते हुए सर, आप चूंकि अब ना सिर्फ 12 साल का जिक्र किया जा रहा है, 12 साल बेमिसाल वो तो मोदी सरकार कह ही रही है, ऐतिहासिक अभूतपूर्व यहाँ पर बता रही है और व्यापक स्तर पर तैयारियां भी कार्यक्रम को लेकर देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये भी चीजें सामने आई कि 12 साल पहले के भारत को लेकर अब जो यहाँ पर वो बदलाव है उसका जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से तोड़ दिया गया और आगे भी इस तरह के रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आएंगे। आपका परसेप्शन सर? कहें कि भारतीय जनता पार्टी जो 1984 में 2 सीटों पर थी और लगातार आज की तारीख में मोदी के नेतृत्व में 14 सालों में निश्चित रूप से उसने 76% भूभाग पर कब्जा कर लिया। 100 करोड़ से अधिक आबादी में जो है भारतीय जनता पार्टी के शासित सरकारें चल रही हैं 22 राज्यों में। ये सब एक बहुत पॉजिटिव चीजें हैं और ये भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ा। इस मामले में रिकॉर्ड बहुत
कई रिकॉर्ड बनाए, चुनाव में जीतने का रिकॉर्ड लगातार बनाया, हर राज्यों में जीत भी रहे। एक इनका एक पॉजिटिव पहलू है, महत्वपूर्ण निर्णय चाहे मंदिर का निर्माण रहा हो, 370 रहा, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन निगेटिव पहलू सबसे बड़ा यह है, जो देश का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारी आयात कम हो रहा है, निर्यात बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तपोज पाल जी एक बार फिर से जुड़ गए। तपोज पाल जी, आवाज पहुंच रही है सर मेरी आप तक? हेलो, हाँ ऋषि, आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है सर, अपनी बात रखिएगा, क्योंकि सवाल आपसे ये है कि 12 साल बेमिसाल का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वो भरोसा क्या रहा है जो मतदाता लगातार आप लोगों पर भरोसा कर रहे हो, और तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा साल भी सही तरीके से संपन्न हो चुका है? जी देखिए, सबसे पहले तो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के ऐतिहासिक गौरव पर हमारी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि बधाई एवं मंगल शुभकामनाएं। आज 10 जून 2026 है और प्रधानमंत्री जी ने लगातार 4,399 प्रधानमंत्री पद का जो पद उन्होंने संभाला था वो पूरा किया है। इसके साथ ही वो भारत के इतिहास के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार 4,398 दिनों तक प्रधानमंत्री का पद संभाला था, और मोदी जी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लिया था, और वो तब से लगातार इस पद पे है। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। अगर आप देखें तो जब मोदी जी ने सत्ता संभाला था, और उससे पहले अगर मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो वो एक अर्थशास्त्री थे, फिर भी भारत जो है 10वें स्थान पर था। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमराई हुई थी, और उस समय जो आप देखिए तो एलटीटी था, जो कि तमिल उग्रवादी ग्रुप था। नॉर्थ ईस्ट में कई उग्रवादी ग्रुप सक्रिय थे। नक्सलाइट बुरी तरीके से भारत के अंदर ही भारत को खोखला कर रहे थे, और यहाँ भी बुद्धिजीवी उनको सपोर्ट दे रहे थे। पंजाब में आतंकवाद था, कश्मीर देखिए तो कश्मीर में पूरा आतंकवाद की तरह जकड़ा हुआ था, और पूरे देश में इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई के लोग बम विस्फोट करते रहते थे। तो इसके कारण जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स थे वो डरते थे, एक यहाँ पे सुदृढ़ व्यवस्था वो नहीं थी, और इस तरीके के बहुत ढेर सारे चैलेंजेस थे। उसको जब हमने ओवरकम करना शुरू किया, और आपने एक चीज देखा था कि कांग्रेस का जो शासन था उसमें दो प्रधानमंत्री मार दिए गए। 2 मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को पंजाब में उड़ा दिया गया, इनको विद्याचरण शुक्ल को मार दिया गया, कई वैज्ञानिकों को मार दिया गया, जिसके कारण हमारे न्यूक्लियर चीजें डिले हुई, और उसके बाद कई बड़े बड़े और ईमानदार ब्यूरोक्रेट इनको मार दिए गए, जिसके कारण ईमानदार सरकार चलाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई, और उसके बाद ये चरमराई हुई व्यवस्था थी, उसको मोदी जी ने ठीक किया। मोदी जी ने न खाऊंगा न खाने दूंगा की नीति को लेके आए, और उसके बाद ये संदेश पूरे पार्टी के अंदर भी गया और पार्टी के बाहर भी गया, और पूरे देश में फैला, और एक तरीके से जन आंदोलन टाइप का बना दिया, और उसके कारण करप्शन बहुत तेजी से कम हुआ। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ। यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमने कई, जैसे पीएफआई को बैन किया, इंडियन मुजाहिदीन लोग बाहर गए। आपने देखा पाकिस्तान के कई लोग जो कि लंदन में और इंडोनेशिया में और बाली में छुपे हुए थे और अमेरिका में छुपे हुए थे, उनको मार गिराया गया। आपने देखा था किस तरीके से ये धमकियां देते थे, बाहर से पन्नू के स्टेटमेंट आते थे और फिर दुनिया भर के स्टेटमेंट आते थे। आपने देखा है कि किस तरीके से रॉ ने जो है अपने मूवमेंट किए हैं पाकिस्तान में, और उसके बाद सेना को खुली छूट दी गई, और पहली बार पुलवामा के अटैक के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। हम उनके अंदर गए, पहली बार मारे वहां पे, और फिर सकुशल लौट के आए हमारे सैनिक सारे के साथ। उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक किया बालाकोट का, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान को ये समझ में आने लगा कि अब अगर चीजें करेंगे तो ये बहुत ज्यादा दूसरे स्थान पे चला जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान भी आज की डेट में कुछ नहीं बोल रहा है।
इसी के कारण जो भारत में शांति आई, उसी के कारण हम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना चला पाए, उज्ज्वला योजना चला पाए, मुफ्त राशन की योजना चला पाए, जल जीवन मिशन से हमने जोड़ा। हमारी उपलब्धियां इतनी बड़ी है कि अगर उसको हम अभी ये जो डिबेट का समय है वो भी बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि हर क्षेत्र में काम किया गया, जिसमें कि आप देखिए डिजिटल पेमेंट। एक बात मैं बता दूं, मैं कल के डिबेट में भी था तो एक हमारे साथी प्रवक्ता पूछ रहे थे, नकली नोटों को लेके पी चिदम्बरम ने बयान दिया था कि हमारे पास नकली नोटों को ठीक करने का कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये नकली नोट छपते ही है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से ये आते हैं। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। और मुंबई के अटैक के बाद उस समय के विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा, उन्होंने पाकिस्तान को एड देना, $25 मिलियन का एड दिया था। और वहां के प्रतिनिधि मंडल यहाँ आते थे, यासिन मलिक यहाँ पे जो है पीएमओ में बैठते थे, आते थे, चीफ गेस्ट हुआ करते थे। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी, उसको जो है मोदी जी ने ठीक किया और उसके बाद कई अभूतपूर्व निर्णय। चूंकि आपने कहा सर कि 12 साल की उपलब्धियां हैं, अगर इसे गिनाने लग जाएं तो शायद ये डिबेट का 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। लेकिन सर सवाल ये कि 12 साल बेमिसाल तो आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, विपक्षी पार्टी अभी भी कह रही है कि 12 साल का हिसाब मत दीजिए आप देशवासियों के समक्ष, आप तीसरे काल के 2 साल का हिसाब दीजिए कि इन 2 साल में आपने कौन सा ऐतिहासिक अभूतपूर्व कदम उठाया जो देश हित में रहा हो। अब उसका यहाँ पर जो रोड मैप है या फिर 3 साल का विजन है वो विपक्ष आप लोगों से मांग रहा है। देखिए वक्त बहुत खत्म हुआ है, अभी ऑपरेशन सिंदूर लास्ट ईयर हुआ है, उसके बाद कंटिन्यूअसली हमारे जो है प्रधानमंत्री जी को 32 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। 5 देशों की यात्रा जो उन्होंने किया था, नॉर्वे में और स्वीडन में और उसके बाद यूएई में। उसके कारण कितने बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। आप इटली का एग्जाम्पल लीजिए, ये तो केवल चॉकलेट पे अपना फोकस करते रहे हैं। इटली में सबसे पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भारत और इटली मिलकर किसी तीसरे देश में अपने निवेश करेंगे, वहां पे चीजों को ठीक करेंगे और वहां के लिए काम करेंगे। और ये पहली बार इस तरीके की चीजें होने जा रही है। देखिए 12 साल का कोई भी चीजें ओवरनाइट नहीं होती, ओवरनाइट वी कैन नॉट मेक द रोड, एक सेंटेंस है। तो इसी तरीके से ये कंटिन्यूअस एफर्ट्स होते हैं। स्वच्छता के लिए जो प्रधानमंत्री जी सड़क पे उतर के झाड़ू लगाते थे, उसका कितना मजाक बनाए थे, लेकिन उसके कारण स्वच्छता का प्रमाण आया। एक पेड़ माँ के नाम, अभी काफी प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि इन्वायरमेंट के लिए क्या कहते हैं, एक पेड़ माँ के नाम इस समय एक पल्स बना हुआ है। अभी हमारे जितने भी राजनेता है वो अपने बर्थडे पेड़ लगा के मनाते हैं और उसका एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। मैं खुद जो है अभी पर्यावरण दिवस था 2 दिन पहले, मैं खुद कई पेड़ों को लगाया हूँ और कई पेड़ लेके आया हूँ और हमारे फ्रेंड्स लोग लगा रहे हैं। तो देखिए ये 12 साल सेवा के, 12 साल विश्वास के, 12 साल विकसित भारत को मजबूत नींव रखने के, और जहाँ पे हमने राम मंदिर से चंद्रयान तक, जनधन से डिजिटल इंडिया तक, कर्तव्य पथ से वैश्विक नेतृत्व तक, मोदी सरकार के 12 साल परिवर्तन की गाथा इतनी बड़ी है और इतनी विशाल है, जिसको समेट पाना इन सब कुछ घंटों में ये संभव ही नहीं है। गरीब को राशन मिला, किसानों को सम्मान मिला, महिला को सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के अवसर और भारत को वैश्विक पहचान मिला। यही तो 12 साल की कहानी है। आप देखिए हर क्षेत्र में हमने काम किया है, तो कोई भी एक क्षेत्र जो है उसको हमने छोड़ा नहीं। आपको याद होगा जीएसटी लेके ये हम लोगों से बातें करते थे, जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स हम इम्प्लीमेंट किए। सीएए बहुत बड़ा मुद्दा था हिंदुओं का, सीएए को हमने रिजॉल्व किया। 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी हम बने, वक्त बोर्ड जो काला कानून था उसको हमने खत्म किया। धारा 370 हमने खत्म किया, जहाँ पे कि महबूबा मुफ्ती और ये ओवैसी हमें नेशनल न्यूज चैनल पे हंसते थे हमारे ऊपर की धारा 370 खत्म ही नहीं कर सकते, उसको खत्म करके हमने दिखा दिया। 10% EWS इकोनॉमिक वीकेंड क्लास, ये सबसे पहली बात हुआ है, उसको हमने जो है आरक्षण में लेके आए हैं। और महिला आरक्षण 30% वो जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। परिसीमन के कारण उसको भी हम ओवरकम कर लेंगे और जल्दी ही हम उस पर भी चले जाएंगे। मनरेगा तो उनका सबसे बड़ा था, उसको हमने चेंज करके, आप जो कह रहे 2 साल का, तो बीबी राम जी जो बिल लेके आया और वो पारित हुआ, उसके कारण जो ये पैसा है जो मिडिल मैन के पास चला जाता था, गाँव के प्रधानों के पास चला जाता था, कॉन्ट्रैक्टर के पास चला जाता था, गरीबों 10 लोग साइन करते थे, 1 लोगों को पैसा मिलता था, वो भी आता बीजेपी
ज्ञान दी के थ्रू हम उसको आधार कार्ड से लिंक करेंगे, डिजिटल पेमेंट करेंगे, डीबीटी के माध्यम से जिस तरीके से किसानों का हक हमने लौटाया है, उसी तरीके से यहाँ पे मजदूरों का हक भी हम लौटाएंगे। 3.5 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड छोड़ के गई थी। उस समय इलेक्शन का पीरियड था, 2013 से 2014 के बीच का पीरियड था। उस समय जब भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़े, भारत में मनमोहन सिंह सरकार ने क्रूड ऑयल उसमें पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए थे, और मोदी सरकार को जब मोदी जी आए तब उनको 3.5 लाख करोड़ का घाटा वो पूरा करना पड़ा था। तो आप सोचिए कितना बड़ा ऑयल कंपनियों का घाटा था, उसको हमने पूरा किया। और जिस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़े हैं वो अभूतपूर्व था। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो 1947 में हमारी आबादी 34 करोड़ थी, 2014 में 131 करोड़ थी, अभी हमारी आबादी है 146 करोड़। और मतदाता 1945 में 17 करोड़ थे, इस समय 2014 में जिस समय मोदी जी ने संभाला था उस समय 83 करोड़ थे, और इस समय 96 करोड़ है 2026 में बात करें। उसी तरीके से साक्षरता दर 1947 में 12% थी, और उसके बाद 2014 में 74% हुई, और अभी 90% को पास कर रही है। डिजिटल भुगतान अगर आप देखें तो बिल्कुल नगण्य था 1947 में, 2014 में बिल्कुल प्रारंभिक उसको इसके लिए सोचा जा रहा था कि कर पाएंगे, और आज हम विश्व के सबसे अग्रणीय लोगों में हैं। इसीलिए हम जो है इसको कम कर पाए हैं, नकली नोटों का सर्कुलेशन कम कर पाए हैं, और डिजिटल भुगतान में हम जितना ज्यादा आगे की तरफ बढ़े हैं उससे सबसे ज्यादा हमारे जो है देश को सपोर्ट मिला है। रक्षा निर्यात कभी सोचा ही नहीं था भारत करेगा। रक्षा निर्यात में 38,400 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड स्तर हमने पार किया। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में हमारी जो सफलता थी, क्योंकि अमित शाह जी का एक अभूतपूर्व भाषण था। आप अगर देखिए तो नक्सल मुक्त भारत हुआ है 31 मार्च 2026 को, और छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा पाके हम नई नौसेना का ध्वज लगाए हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव दोनों को हमने मजबूती दी है। आप अगर देखें तो राष्ट्र निर्माण में इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखें तो 26 शहरों में इस समय 1100 किलोमीटर की मेट्रो की नेटवर्क बना दिए गए हैं। 164 वंदे भारत ट्रेनें इस समय चल रही है। अटल सेतु, चिनाब ट्रेन, सुदर्शन सेतु, बोगीबिल ब्रिज जैसे मेगा प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया और कंप्लीट भी किया। जिस समय 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली थी उस समय 74 एयरपोर्ट थे, अभी वो बढ़ के 164 हुए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की नई पहचान बनी है मोदी सरकार की ये सारी नीतियां। आपने देखा मध्यम वर्गीय परिवार में 12.75 लाख तक की आय पर टैक्स की छूट दी गई है। उड़ान योजना के माध्यम से 1.6 करोड़ से अधिक यात्रियों को लाभ मिला, और एलडीडीएस की सीटों में 1.3 लाख सीटें। जी, आपने तमाम बड़ी उपलब्धियां गिनाई, और ये बड़ी उपलब्धियां बेहद जरूरी भी हो जाती है, जिसको लेकर बीजेपी बेमिसाल यहाँ पर कह रही है। लेकिन ऐसे में राजेंद्र जी आपके पास आते हुए, चूंकि अर्थव्यवस्था का जिक्र किया जा रहा है, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक तरीके से भी भारत का नाम पहले से सर्वोच्च अक्षरों में लिखा जाता है, और उनको पीएम मोदी को भी सम्मानित किया गया। तो ऐसे में क्या सिर्फ ये उपलब्धियां काफी हो जाती हैं? क्योंकि एक पहलू तो लगातार वो गिना रही है बीजेपी पार्टी। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं कि अब आने वाले समय के लिए विजन और 2047 के विकसित भारत के लिए क्या ये 12 साल का कार्यकाल इनफ है बीजेपी के लिए? ये प्रश्न मुझसे है। राजेंद्र जी आवाज पहुंच रही है सर? राजेंद्र जी आवाज पहुंच रही, तो सर सवाल आपसे ये 2047 के विकसित भारत का जो रोड मैप बीजेपी की तरफ से रखा जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ सोचना तमाम वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषकों का है? ऐसे में नीरज जी आपके पास आते हुए सर, और इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगी सर, कि आप जो 2047 का रोड मैप या विकसित भारत की बात यहाँ पर एनडीए बीजेपी की तरफ से कही जाती है, क्या ये 12 साल का जो कार्यकाल है जिसको आज बेमिसाल करार किया जा रहा है, ये इनफ हो जाता है 2047 के विकसित भारत के लिए? देखिए 2047 में विकसित राज्य आप बनाने की बात कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तमाम अपनी उपलब्धियां गिनाई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता है, बड़े भाई उन्होंने, लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण बात ये थी कि आप जब भी बात शुरुआत करते हैं तो पंडित नेहरू से शुरू करते हैं,
और बाद में जब बात आप शुरू करेंगे तो वो 2047 में करेंगे। बीच के कार्यकाल की बात करने के लिए किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री नहीं आएगा, इसी देश के प्रधानमंत्री से बात करनी होगी। दूसरी बड़ी बात, आप तमाम इकोनॉमी तमाम तरीके की बात करें, आप ये क्यों नहीं बताते कि जब आप 2014 में सत्ता में आए थे तो देश में 55 लाख करोड़ कर्जा था और आज 205 लाख करोड़ कर्जा है। ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको बताने में क्या दिक्कत हो रही है, ये भी बताना चाहिए था आपको। दूसरी बड़ी बात कि जब आपके मतलब की बात होती है तो हिंदुस्तान में जो काम अभी कहीं नहीं हुआ होगा, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ, आपको जब विधेयक पास करना होता है तो देश की पार्लियामेंट के 160 सांसदों को आप निलंबित कर देते हैं और आप बताते हैं, और जब आपकी बारी आती है तब आप नियम कायदे कानून बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये देश संविधान से चलता आया है, संविधान से ही चलेगा और संविधान से ही चलता रहेगा। तो आप स्वयं जब जिस देश की संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं, उस देश में आप विपक्ष से और अन्य राजनेताओं से या अन्य जनता से आप अपेक्षा करते हैं कि देश की जनता संवैधानिक तरीके से काम करे। तो एक उंगली अगर आप किसी और के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ जाती है। तो मुझे लगता है इनको भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी किसी भी सरकार रही हो, सेना का अपमान किसी ने नहीं किया। आपके यहाँ नहीं हुआ क्या? मध्य प्रदेश के मंत्री ने सेना का अपमान नहीं किया? आपने क्या कार्रवाई की? तो मुझे लगता है कि सेना का अपमान हो, मेंबर पार्लियामेंट को निलंबित करने की बात हो, देश में 2,05,000 करने की बात हो, ये भी आपको बतानी होगी। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि देश हमारा 2047 विकसित गणराज्य बने, लेकिन जो तरीका आप अपना रहे, जिन तरीकों से आप देश की जनता को गुमराह करके ले जाना चाहते, जिस किसान को आप अन्नदाता कहते हैं, आज तक किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हो पाई? एमएसपी कहाँ चली गई उसकी? जो युवाओं को रोजगार की आपके बात की कहाँ चला गया रोजगार? तो इन सब चीजों को भी देश की जनता देख रही है। दूसरी बड़ी बात, पूरे दुनिया में एकमात्र लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत में जो है एक सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव आयोग का एक सूत्री कार्यक्रम है कि चुनाव कराए और जितने राजनीतिक दल है उनको संतुष्ट करे। चुनाव आयोग केवल आपको संतुष्ट करता है, पूरे हिंदुस्तान में जितना विपक्ष है आपको छोड़कर सब आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग उनकी बात नहीं सुनना। तो मुझे लगता है कि ये भी देश की जनता देख रही है, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए था। जी राजेंद्र जी भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि देखिए 12 साल का कार्यकाल भले ही बेमिसाल यहाँ पर बीजेपी करार कर रही है, लेकिन सर अगर विपक्ष की राजनीति को भी हम समझने की कोशिश करें तो इन 12 साल में क्या विपक्ष की राजनीति कमजोर पड़ती हुई नजर आई है? निश्चित रूप से भारतीय बीजेपी की सियासत कमजोर हुई है और उसके बहुत सारे कारण हैं। आप इसका कोई अचानक नहीं हुआ है। 89 के बाद जब से मंडल कमंडल का स्वरूप शुरू हुआ है, ऐसी स्थिति में हेलो राजेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ, फिर से सवाल रिपीट कीजिए, क्या बोला आपने? सर आप अपनी बात रखिए। नहीं, आपने सवाल क्या किया था? सवाल ये था कि इन 12 साल में बीजेपी भले ही यहाँ पर 12 साल को बेमिसाल करार कर रही है, लेकिन विपक्ष की राजनीति क्या वाकई में कमजोर पड़ी है, जिसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए और बीजेपी को हो रहा है? निश्चित रूप से बीजेपी विपक्ष की सियासत कमजोर हुई है और उसके कारण विपक्ष खुद जिम्मेदार है, क्योंकि 2 फोर्सेज हैं, एक है नेशनल, एक है लोकल। तो जितने क्षेत्रीय दल थे विपक्ष इसलिए हुआ है, भाई कांग्रेस सबसे मेजर पार्टी थी, कांग्रेस की जब गिरावट हुई, कांग्रेस कमजोर हुई, भाई 14 में 44 सीटें आई, फिर 54 आई, अब इस बार 90 सीटें हैं। और उसका जो एक लंबे अरसे तक उस सत्ता में रही, उसके नेगेटिव जो एस्पेक्ट थे सत्ता से अभी भी नहीं हट रहे, अभी भी उसके नेता जो पुराने रहे थे और संगठन का जो ढांचा था कांग्रेस में था नहीं। रीजनल फोर्सेज थी, वो कांग्रेस को ही हटा के आई, तो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे दूसरे दल रहे हो, वो भी चाहे केजरीवाल हो, सब कांग्रेस को हटा के आए थे। तो इसलिए विपक्षी एकता मजबूत होने का सवाल ही नहीं उठ सकता है। कैसे हो सकते हैं जो कांग्रेस को हटा के आए बने? अब सवाल यह है कि जब सब अलग अलग, जब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कल तक राहुल गांधी को नेता नहीं मान रही थी, बहुत सारे थे, अब जब उनके सत्ता से हटी हैं तो बहुत सारी चीजें अब वो लग रहा है कि उनको इंडिया गठबंधन याद आ रहा। कुल मिलाकर में कह सकते हैं कि पिछले 12 सालों में सरकार बीजेपी की ने जरूर बनाई है, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हैं, संस्थाओं पर जो आरोप लगे हैं उसका जो है सरकारीकरण हुआ है, मतलब एक पार्टीकरण मान लीजिए। बहुत सारी स्थितियां पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव ज्यादा है। नेगेटिव इस सेंस में हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी, आर्थिक अर्थव्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी क्रेडिबिलिटी मोदी के 2 कार्यकाल में थे 14 से लेकर 24 तक, 24 के बाद उसमें भी गिरावट आई है, उसके साथ में भी गिरावट आई है। बहुत सारी चीजें हैं जो निगेटिव। और एक मैं अभी कह रहा हूँ जो सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नुकसानदेह होंगे देश के लिए, पर्यावरण की पूरे देश में जंगलों का जो कटा हो रहा है उद्योगपति देने के लिए, आप कहीं भी देखिए कोई भी राज्य हो। और दूसरा जो गांव बर्बाद हो रहे हैं, गांव की तरफ भारतीय जनता पार्टी का अभी भी कोई मोटिव रुख नहीं है, शहरी विस्तारीकरण हो रहा है। तो एक याद रखें, लोग ध्यान रखना चाहिए बीजेपी को भी कि जब तक गांव का विकास की तरफ मुख्यतः नहीं होगी, कोई भी काम कर ले। हमारी आयात हमारा बढ़ता जा रहा है, आयात हमारा 8 गुना बढ़ा है, निर्यात हमारा कम हो गया है, कर्ज हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं। तो पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे, ये चीज नहीं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन टोटल उस चुनाव जीत रहे हैं। सत्ता में कोई ना कोई चुनाव जीतता है, सरकार में आते हैं, लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट है कि हमारा जो मेड इन इंडिया की बात करते हैं, हम उस पर लगातार चीन पर आश्रित होते जा रहे हैं। हर सामान जो हमारा जो घाटे का होता 100 अरब डॉलर से करोड़ डॉलर से अधिक हो गया, 100 लाख डॉलर से अधिक हो गया। तो हम दूसरी पर निर्भर होते जा रहे हैं। किसान की स्थिति खराब होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, परीक्षा समय से करा नहीं पा रहे हैं। वो ठीक है, हम चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतने के बहुत सारे फैक्टर के बहुत सारे कारण हैं। भारत निर्वाचन आयोग और कभी भी संस्थाएं निश्चित तौर पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो जाते हैं जिसके आधार पर बीजेपी से सवाल भी उठ जाता है। ऐसे में तपोष पाल जी, सवाल ये उठ जाता है कि देश में देखिए महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, ऐसा विपक्षी पार्टियों की तरफ से निरंतर कहा जा रहा है। अब ऐसे में विपक्षी पार्टी ये भी कह रही है, डिप्लोमेट तरीके से आप लोग ये कोशिश तो कर रहे हैं कि आप लोग अच्छी जगह पर पहुंच चुके हैं, एक स्टेट यहाँ पर स्टेटिक तौर पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर पूरे समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं वो रीति नीति फेल हो जाती है। अब इसके साथ ही सवाल ये उठ जाता है सर कि कॉकरोच जनता पार्टी अभी हाल फिलहाल में आई, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारी संख्या में जो देश के नई जनरेशन है, अब जो युवा भविष्य है, वो उस पार्टी से जुड़ रहे हैं जिसका कोई अभी आधार भी नहीं है। अब ऐसे में वो मुख्य वजह आप लोग क्या देख रहे हैं? क्या देश के भविष्य को लेकर भी आप लोग किसी तरह का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, कोई विजन तैयार कर रहे हैं ताकि युवाओं के लिए वो बेहतर साबित हो सके? बेरोजगार को लेके इशू बनाती है और यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी जो है वो अपनी बुद्धि लगा के इसको बनाते हैं इशू, और वो सारी चीजों को छोड़ के अलग अलग बयाने देते हैं। स्पेशली इंडी गठबंधन के जितने पॉलिटिकल पार्टी है वो बेरोजगारी पे जरूर बात करते हैं। अब आपको मैं आंकड़े दे देता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जैसे ही आपने ज्वाइनिंग किया होगा आपका पीएफ अकाउंट खुला होगा। अब पीएफ अकाउंट के मैं आंकड़े देता हूँ, 2025 के आंकड़े मेरे पास है, मैं वो देता हूँ ईपीएफओ के। मार्च 2025 में 14.58 लाख था, नए पीएफ अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। अप्रैल 2025 19.14 लाख, मई 2025 20.06 लाख, जून 2025 21.90 आप कह सकते हैं लाख रिकॉर्ड। तो आप सोचिए कि ईपीएफओ के अनुसार जून 2025 में 21.9 लाख, मोटा मोटा समझिए तो 22 लाख लोग नए सदस्य जुड़े इसमें। मतलब ये हुआ कि 22 लाख लोगों के नए नौकरियां लगी केवल एक महीने का। मैं ये रिकॉर्ड बता रहा हूं, और उसका अगर आप आगे बाइफार्केशन देखें तो 10.62 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े, इसमें से 6.39 लाख लगभग 60% युवा 18 से 25 वर्ष के आयु के लोग हैं, और 18 से 25 वर्ष आयु के जो लोग हैं उसमें नेट पेरोल एडमिशन लगभग 9.72 लाख रहा है। अब आप बताइए ये कहाँ से, किस तरीके से ये बताते हैं कि लोगों के रोजगार नहीं लग रहे हैं, क्या नहीं लग रहे हैं? देखिए, आप अगर पढ़ाई करेंगे, आप अगर ये कॉर्पोरेट पार्टी करते रहेंगे, आपकी कभी नहीं जॉब लगेगा। मैं भी जो है जब एजुकेशन कर रहा था तो मैं सारी चीजों को छोड़ के उसके बाद मैंने पढ़ाई किया, मैंने इंजीनियरिंग किया। पहले बार हमारा नहीं आया, मैंने दूसरे बार तौर पर। अब ऐसे में ये जो तीसरे कार्यकाल का दूसरा साल है वो तो संपन्न बेमिसाल हो ही गया है, लेकिन आगे 3 साल के लिए क्या कुछ रोड मैप विजन तैयार किया जाता है वो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बहरहाल आप सभी मेहमान जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी इंतजार इसी चीज को लेकर है कि आगे आने वाले कार्यकाल को किस तरह से मोदी सरकार यहां पर संपन्न करती हुई नजर आ पाती है।